कल आपको जैम्प का इंस्टॉलेशन मालूम हो गया। जैम्प क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसी के तरह अपने पास और भी दो हैं। जैसे एक होता है लैम्प, LAMPP, और एक और है उसको बोलते हैं बैम्प, WAMPP, है ना। ये तीनों सेम काइंड ऑफ एप्लीकेशन है। तो अब देखना यह है कि जो XAMPP है, इसका मतलब क्या होता है? XAMPP, LAMPP, तो ये जो पार्ट है ये तो कॉमन है ना। AMPP कॉमन है कि नहीं? ये चीजें चेंज हो रही है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, W फॉर होता है विंडोज, और L फॉर होता है लिनक्स, और X मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म बोले तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विंडोज में कर लीजिए, आप लिनक्स में कर लीजिए, आप मैक में कर लीजिए, ये काम करता है। जैसा अभी आपने जैम्प जब अपाचे फ्रंट सर्वर पे आप ये उसके पोर्टल पे गए थे, तो क्या था, वो विंडोज के लिए भी दे रहा था, फिर नीचे क्या लिखा हुआ था, फॉर लिनक्स, और फिर नीचे क्या था, फॉर मैक, था ना। तो उसी तरीके से ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये जो लैम्प है वो किसके लिए स्पेसिफिक डिजाइन किया गया है? लिनक्स के लिए। ये डिजाइन किया गया है किसके लिए? विंडोज के लिए, है ना। तो ये तो समझ में आ गया, WLX, ये तीनों अवेलेबल है। जिस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो जैम्प ज़्यादा हम लोग कर लेते हैं तो कोई दिक्कत होता नहीं है। तो कल हम लोगों ने कौन सा इंस्टॉल किया था? जैम्प किया था। तो बात आती है इसका कि ये क्या है? इसका AMPP, ये से मतलब होता है अपाचे। तो आपने देखा कि जब आपने जैम्प इंस्टॉल किया तो आपको अपाचे मिल गया। अपाचे क्या है? वेब सर्वर है। अपाचे क्या है? वेब सर्वर है। और M क्या है? MySQL, PHP एंड पर्ल। तो ये सारी चीज़ों को जब हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो हम इनमें से किसी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हमें सर्वर मिल जाता है। तो हम अभी जब काम करेंगे PHP में और MySQL में, बैकएंड के लिए तो हमने यही इस्तेमाल करना है अभी। तो PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, MySQL हमारा डेटाबेस है। तो PHP को यूज करने के लिए, यानी PHP के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? हाँ, सर्वर का जरूरत पड़ेगा। कौन सा सर्वर? वेब सर्वर। और ये इसके लिए कौन सा सर्वर का जरूरत पड़ेगा? डेटाबेस सर्वर। तो दो सर्वर, एक वेब सर्वर और एक डेटाबेस सर्वर। तो वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर दोनों यहां से हमें मिल जाएगा। तो कल जब आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया था, जैसे कल हमारा जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ तो दो चीज़ें हमने देखा कि सबसे पहले तो हमें कंट्रोल पैनल मिल गया। कंट्रोल पैनल मिलने के बाद हमें क्या मिला? सी ड्राइव में, STDocs में, सी ड्राइव में एक फोल्डर मिला जैम्प। उस फोल्डर का नाम क्या था? जैम्प। इंस्टॉलेशन से पहले वो फोल्डर अवेलेबल नहीं था, इंस्टॉलेशन के बाद वो फोल्डर मुझे मिला। उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर थे। उसमें से एक फोल्डर मैंने आपको बताया STDocs। कौन सा? STDocs। वो इंपॉर्टेंट फोल्डर था। उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी होता है। कौन सा डायरेक्टरी? उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, यानी सर्वर का वो रूट डायरेक्टरी, यानी जितने भी फाइल्स, जितने भी फोल्डर्स हम अब प्रोजेक्ट पे बनाएंगे वो कहाँ से रूट होगा? STDocs से रूट होगा, है ना। PHP के जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स अब राउट होंगे वो कहाँ से राउट होंगे? STDocs से होंगे। STDocs हमारा क्या है? रूट डायरेक्टरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोल्डर है। तो ये इंस्टॉलेशन के बाद हमने देखा था कि दो चीज़ें मिली, एक कंट्रोल पैनल और एक रूट डायरेक्टरी। क्लियर हो गया?
अब रूट डायरेक्टरी इसलिए था कि रूट डायरेक्टरी से ही हम किसी भी फाइल्स किसी भी फोल्डर को हम सर्वर पे क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं। दूसरी चीज़ें क्या हो रही है कि जब कंट्रोल पैनल हमें मिला था तो आपने देखा कंट्रोल पैनल में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2-3 सर्वर था। जैसे एक क्या आपके पास आ रहा था, अपाचे, देन MySQL, टॉमकैट, मरकरी और फाइलजीला। तो इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट है जिसे आप यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके साथ 2 बटन है। एक बटन जो है लिखा हुआ था एडमिन, और लेफ्ट हैंड साइड वाले बटन में क्या लिखा हुआ रहता है, स्टार्ट, और वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। जैसे अगर उस बटन में स्टार्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमारा सर्वर बंद है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, सर्वर जब स्टार्ट हो जाता है तो ये बटन का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, स्टॉप। जब ये बटन का नाम स्टॉप है, इसका मतलब क्या है, हमारा सर्वर अभी रनिंग में है ना। तो ये बटन का काम होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप। क्लियर हो रहा है। दूसरी चीजें क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके जस्ट बगल में एक एडमिन नाम से एक बटन होता है। जब एडमिन पे आप क्लिक करते हैं तो सीधा ये रूट रीडायरेक्ट कहाँ करता है, ब्राउजर में। जब एडमिन पे आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो ब्राउजर में आपको रीडायरेक्ट कर देता है ना। ब्राउजर में रीडायरेक्ट करने के बाद आप देखते हैं वहां पे कि आपके पास एक पोर्टल खुलता है जैम्प का, जहां पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, और वहां से भी आप डेटाबेस के पास जा सकते हैं। वहां पे एक राइट हैंड साइड में एक बटन मिलता है आपको, लिंक PHP MyAdmin, PHP MyAdmin। PHP MyAdmin पे आप क्लिक करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं आप, डेटाबेस सर्वर पे। ठीक है, तो एक तो ये रूल हो गया। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट MySQL के पास भी एक एडमिन लिखा हुआ रहता है। MySQL जहाँ पे है उसके बगल में भी तो एक एडमिन होता है। उस एडमिन पे हम जब क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट हमको डाटाबेस सर्वर पे लेके चला जाता है। दोनों क्लियर हो रहा है। यानी कि आप इधर भी क्लिक करके अपाचे सर्वर के साथ फिर वहां से जंप कर सकते हैं, कहाँ, डेटाबेस सर्वर पे, और फिर इधर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप कहाँ जंप कर सकते हैं, डाटाबेस सर्वर पे। तो ये तो समझ में आ गया। ये कंट्रोल करने के लिए, यानी कि हम सर्वर को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गया। तो अभी अपने पास 2 सर्वर हो गया। एक को बोलते हैं वेब सर्वर, है ना, और दूसरा को क्या बोलते हैं, डेटाबेस सर्वर। 2 सर्वर अपने को यहाँ पे जरूरत है। एक फर्स्ट कौन सा, वेब सर्वर, और दूसरा डेटाबेस सर्वर। वेब सर्वर में हम क्या नाम ले रहे हैं उसका, कौन सा रहता है वेब सर्वर में, अपाचे, और डेटाबेस सर्वर के रूप में किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, MySQL। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों को यूज करने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन जैम्प आ गया। जैम्प में हमारे पास एक कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल से दोनों को हम विजिट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब हमारे पास दोनों सर्वर आ गया, अच्छा ठीक है, वेब सर्वर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों जरूरत पड़ गया आपको वेब सर्वर का, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए आपको वेब सर्वर की जरूरत पड़ रही है। वेब सर्वर हमें क्यों जरूरत पड़ गया, वेब सर्वर का जरूरत इसलिए आपको पड़ रहा है क्योंकि अब आप आने वाले समय में आप PHP के कोड को लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप HTML, CSS और बूटस्ट्रैप के लाइब्रेरीज को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें ये क्या है, क्लाइंट साइड है। तो क्लाइंट साइड क्या करता है, सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कहाँ एग्जीक्यूट करता है, ब्राउजर में एग्जीक्यूट करता है ना। तो जब ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमें सर्वर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो हम सर्वर के साथ प्ले नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम बैकएंड पे काम करेंगे, यानी डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा को फेच करेंगे, है ना। यानी कोई भी डेटा, हम किसी भी चीज़ का डेटा हम उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फिर इंसर्ट करने के बाद वापस उसको बुलाएंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे। तो ये सारा काम कहाँ होगा, PHP के साथ होगा। बैकएंड में हम PHP को इस्तेमाल करेंगे। तो PHP को इस्तेमाल करने के लिए, PHP कौन सा लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कौन सा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज 2 तरीके का होता है ना,
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो ये क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट करेगा? नहीं करेगा। ब्राउजर में एग्जीक्यूट करेगा? नहीं करेगा। तो इसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेब सर्वर हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बोलिए। कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को? हाँ, तो जब आप पीएचपी पे काम करेंगे तो पीएचपी कौन सा लैंग्वेज है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो सर्वर की जरूरत पड़ेगी। तो कौन से सर्वर की जरूरत पड़ेगी? हाँ, वेब सर्वर में अपाचे। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अपाचे क्या है? वेब सर्वर है। तो अब देखिए, ये तो हो गया। अब उसके बाद साइड में जब हम स्टोर करेंगे किसी चीज को, कोई डेटा तो डिफरेंट फॉर्मेट में आ सकता है। जैसे डेटा या तो डिजिट हो गया, कैरेक्टर हो गया, कोई इमेज हो गया, है ना। तो ये सारे फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आते हैं। तो इस डेटा को हम कहीं ना कहीं सर्टेन फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? MySQL। MySQL क्या है? बिल्कुल सही, MySQL एक डेटाबेस सर्वर है। तो अब ये देखना होगा कि MySQL अगर एक डेटाबेस सर्वर है तो उसमें क्या डायरेक्ट कहीं भी कुछ भी स्टोर हो जाएगा? नहीं। कहीं भी अगर जैसे मान के चलिए, आप एक एग्जांपल लीजिए अपने घर का ही, कि आपका एक घर है। तो आपका एक अगर घर है, मकान है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कहीं भी कुछ भी उसमें स्टोर कर देंगे। उसका एक जगह बना हुआ रहता है अपना। जैसे अगर घर है तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी जाके कुछ भी आप कचरा फेंक दिए, कहीं भी जाके सो गए, कहीं भी जाके खाना बना लिए, कहीं भी जाके कुछ कर लिए। उसका घर का जो एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है कि चलो ठीक है, ये एरिया जो है बच्चों को खेलने के लिए है, या ये एरिया है जो मतलब खाना पीना खाने के लिए है, ये एरिया में सोने के लिए है, ये एरिया में खाना बनाने के लिए है। तो एक हम एरिया डिवाइड करते हैं, और उस एरिया को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उसका क्या होता है? स्पेसिंग वैल्यू भी होती है। नहीं, जैसे मान के चलिए, अगर मेरे पास 40 फीट बाई 60 फीट का हमारे पास एक प्लॉट है। तो अब 40 फीट बाई 60 फीट का प्लॉट है, तो आप क्या करेंगे कि 20 फीट बाई 30 फीट का एक किचन बना देंगे। तो 40 फीट में से कितना फीट चला गया? 20 फीट चला गया, बचा कितना? 20 फीट। और ये 40 फीट में 60 फीट में से 30 फीट, अब 30 बाई 20 का तो आपने किचन ही बना दिया। तो बचा कितना? 20 बाई 20। तो 20 बाई 30 का आप किचन बनाएंगे तो इधर 30 बचा और इधर 40 बचा। आप इधर बना दिए बाथरूम, एक 30 बाई 20 का बाथरूम बना दिए। अब बचा कितना? इधर 20 और इधर कितना बचा? 30। इधर ये 20 बचा ना, ये 30 बचा। 20 बाई 30 का आपने क्या बनाया? एक बेडरूम बना दिया। अब सोच के देखिए कि सबसे बड़ा तो आपका बाथरूम ही है। ऐसा कोई बनाता है क्या? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कोई भी काम हम करते हैं तो एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, एक सिस्टमेटिक वैल्यू पे करते हैं। तो उसी तरीके से जब आप डेटाबेस में किसी डेटा को स्टोर करेंगे तो उसका एक अपना एक सिस्टमेटिक वे होगा, एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होगा, है ना, एक सिस्टमेटिक आर्किटेक्चर होगा उसका। तो उसी तरीके से जब हम एक मकान बनाते हैं तो उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है और वो भी सिस्टमेटिक होता है ना। तो उसी तरीके से अभी आप क्या करने वाले हैं, आप डेटाबेस के जो वैल्यू होता है उसका सिस्टमेटिक, उसका स्ट्रक्चर को आप समझेंगे कि एक्चुअली वो कैसे स्टोर करता है, स्टोर करने के लिए क्या क्या उसके पैटर्न्स हैं, और फिर वो काम कैसे करता है। तो समझिए इसको, जो MySQL है, ये हमारा जो MySQL है, ये क्या हो गया? हमारा डेटाबेस सर्वर, DBS बोल सकते हैं इसको। डेटाबेस सर्वर हो गया। तो डेटाबेस सर्वर मतलब कि पूरी कैपेसिटी, उसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी कैपेसिटी कितनी होगी? जैसे आपने अपने सिस्टम में MySQL डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल कर लिया, तो कितना डेटा वो स्टोर कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी, इसका पैरामीटर क्या होगा? तो वो आप कैसे करेंगे? जैसे मान के चलो कि आपने सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल किया। सी ड्राइव में और भी कोई एप्लीकेशन है, और भी एप्लीकेशन तो रन कर रहा है ना सी ड्राइव में, और ये आपका MySQL डेटाबेस सर्वर भी रन कर रहा है। तो सी ड्राइव, जैसे मान के चलिए आपका पूरा हार्ड डिस्क 2 ड्राइव में बटा हुआ है, एक सी ड्राइव में, एक डी ड्राइव में।
पूरा हार्ड डिस्क आपका 500 GB का है, सी ड्राइव को आपने दे दिया 200 GB या 300 GB, तो इस 300 GB में और भी चीज़ें शेयर हो रही है। तो सी ड्राइव की जो वैल्यू होगी, जो कैपेसिटी होगी, उसी कैपेसिटी को ये इस्तेमाल करेगा और उतना वैल्यू में ही ये डेटा को स्टोर करेगा। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, तो ये तो हमारा डीबीएस हो गया। डीबीएस जब आप ये MySQL सर्वर आपको ओपन करना होगा तो कैसे ओपन करेंगे? दो तरीके से बताया मैंने, बताइए कैसे। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, एडमिन पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। एक और तरकीब बताया था, https लोकल होस्ट स्लैश क्या php myadmin, क्या बोलेंगे? myadmin। जब वो क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा ये खुल जाएगा, वहां पे लिखा हुआ रहता है डेटाबेस सर्वर। अब देखिए, वहां जाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा डीबीएस है ना, डीबीएस के अंदर हम बहुत सारा डेटाबेस बना सकते हैं अलग अलग नाम से। क्या बना सकते हैं? अलग अलग नाम से डेटाबेस बना सकते हैं। तो अब ये मान के चलिए डेटाबेस सर्वर है, तो इसके अंदर हम बहुत अलग अलग तरीके के डेटाबेस बना सकते हैं। जैसे DB1 हो गया, डेटाबेस 2 हो गया, है ना, ये डेटाबेस 3 हो गया और ये डेटाबेस 4 हो गया। अब ये और भी बन सकते हैं। कितना बन सकता है वो तो मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है कैपेसिटी पे, कितना आपका वैल्यू है हार्ड डिस्क का, और वो जो सी ड्राइव में आपने कितना रखा है उसको। तो ये क्या हो गया? डीबीएस हमारा सर्वर, और सर्वर के अंदर हम क्या बना सकते हैं? डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हम उसको उसमें जो वैल्यू स्टोर करेंगे, उसमें जो डेटा स्टोर करेंगे, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक जगह बनाते हैं सर्वर पे, है ना, उसी को बोल रहे हैं डेटाबेस। अब मान के चलो कि आप 5 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप 5 स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप 2 स्कूल 2 कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं। तो मान के चलो ये एक स्कूल है XYZ2, ठीक है, तो आपने XYZ1 के लिए एक डेटाबेस बना लिया, XYZ2 के लिए एक डेटाबेस बना लिया। PQR नाम से एक यूनिवर्सिटी है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, PQR2 के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये एक अलग डेटाबेस हो गया। तो ये सारे, यानी कि सारे प्रोजेक्ट के लिए आपने क्या किया? अलग अलग डेटाबेस डिजाइन कर लिया। अब इस डेटाबेस के अंदर आपके पास क्या होता है? टेबल होता है। क्या होता है? टेबल। TB1, TB2, TB3 एंड TB4। सेम ऐसा ही होता है इधर भी, सेम इधर भी। अब इसमें आप मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। अब टेबल क्या होता है? टेबल होता है कि उस डेटाबेस में, यानी उस प्रोजेक्ट में अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ों को रखने के लिए हम स्पेसिफिक टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब एक टेबल के अंदर हम क्या करते हैं? अलग अलग कॉलम बनाते हैं। जैसे ये हमारा एक कॉलम हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, और फिर इसमें हम नंबर ऑफ रो स्टोर करते हैं। यही हमारा डेटा होता है। अब इसको रियल टाइम एग्जांपल पे समझिए। आप समझ लीजिए कि जैसे ये पूरी जो बिल्डिंग है ना, ये एक डेटाबेस सर्वर है, पूरी बिल्डिंग। अब इस पूरी बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। अब हर कंपनी का अलग अलग नाम है, और हर कंपनी में ने अपना अपना एक स्पेस ले रखा है ना। तो हर कंपनी का अलग अलग फ्लोर पे अपना अपना जगह है। अब जैसे मान के चलिए कि इन्फोकोड है, तो इन्फोकोड का एक अपना प्लेस है, वहाँ पे लोग आते हैं, यहीं पे काम करते हैं। उसी तरीके से XYZ कंपनी का भी अपना एक प्लेस है, किसी का 3rd फ्लोर पे, किसी का 4th फ्लोर पे, किसी का 2nd फ्लोर पे है। तो वो जो जब इस सर्वर के अंदर आते हैं, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं, तो इधर उधर तो नहीं चले जाते हैं, उसकी जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने जगह पे जाते हैं, है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये तो एक सर्वर हो गया, उसके अंदर ये अलग अलग डेटाबेस हो गया। अब इसके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी अलग अलग तरीके के एम्प्लॉइज हो सकते हैं। जैसे कुछ इंटर्न्स होते हैं, कुछ सीनियर एम्प्लॉइज हैं, कुछ जूनियर एम्प्लॉइज है ना। उसमें भी और भी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होता है। HR डिपार्टमेंट हो गया, फिनांस डिपार्टमेंट हो गया, है ना,
प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं, है ना। सेम इज हियर। आप एग्जांपल लीजिए कि ये एक डेटाबेस सर्वर है, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं इन्फोकोड के लिए। तो यहाँ पे आपने बनाया इन्फोकोड नाम से एक डेटाबेस, आपने एक बनाया इन्फोसिस का डेटाबेस, आपने एक बनाया विप्रो का डेटाबेस, आपने एक बनाया डेल का डेटाबेस। ठीक है, अलग अलग कंपनी के लिए डेटाबेस बन गया। अब इन्फोकोड में अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या क्या डिपार्टमेंट है? तो जो डिपार्टमेंट है उसके लिए हम क्या बना रहे हैं? टेबल बना रहे हैं। तो एक डिपार्टमेंट है, हम चाहते हैं कि इन्फोकोड के सारे एम्प्लॉइज को हम स्टोर करके रखें। तो एक टेबल क्या बनाएंगे? किसके नाम से? एम्प्लॉय के नाम से। हम एक जगह पे चाहते हैं कि इन्फोकोड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसको हम एक जगह पे स्टोर करके रखें। यानी जितना भी प्रोजेक्ट पे ये काम करती है उसको हम एक जगह पे रखेंगे। तो एक प्रोजेक्ट का टेबल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके एक्सपेंसेस, इन्फोकोड का जितना भी एक्सपेंसेस है ना, उसको हम एक टेबल में रखेंगे। तो ये क्या हो गया? एक्सपेंसेस। हम चाहते हैं कि इन्फोकोड की जितनी भी अर्निंग है वो एक जगह पे रखेंगे। तो हम एक जगह पे अर्निंग का टेबल बना लेंगे। मतलब अर्निंग कहाँ से आ रही है, कितना आ रही है, कब आ रही है। उसी तरीके से एक्सपेंसेस किस चीज़ में खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम एक जगह पे रखेंगे। सेम प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट का क्लाइंट कौन है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन सा टेक्नोलॉजी पे बन रहा है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कितना कॉस्ट एस्टिमेट होगा, कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो सारा डिटेल रखने के लिए हम कहाँ एक क्या बनाया? प्रोजेक्ट नाम से एक टेबल बना लिया। और एम्प्लॉइज़, मतलब एम्प्लॉइज़ का आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसकी सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, सारा कुछ है ना। तो ये सारे इस तरीके से टेबल बनते हैं। और ये सारे टेबल किससे रिलेटेड है? इन्फोकोड से रिलेटेड है ना। अब उसी तरीके से इन्फोसिस का भी जरूरत पड़ेगा तो उसका भी टेबल बना लेंगे, विप्रो का जरूरत पड़ेगा तो उसका भी टेबल बना लेंगे। तो ये डेटाबेस का हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। जैसा अब ये तो टेबल आपने समझा। टेबल में आपको बनाना है क्या? ऐसा कॉलम। तो फर्स्ट में जैसे एम्प्लॉई आईडी हो गया, उसके बाद उसका नेम हो गया एम्प्लॉई का, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, फादर्स नेम। इस तरीके से हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे डेटा को। और ये जो हमारा एट्रीब्यूट होगा, इसके भी अलग अलग टाइप्स होंगे। अब जैसे ईमेल है तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी क्या, उसका टाइप क्या होगा, उसके साइज क्या होंगे, वो सब भी हम डिसाइड करेंगे इसमें। तो इस तरीके से जब हम डेटाबेस के वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा एक आर्किटेक्चर डिजाइन होता है। हम इसी पे काम करते हैं। अब इसको हम दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक तो मैनुअल करेंगे और दूसरा फिर कैसे करेंगे? सिंटेक्स लिखकर, सिंटेक्स लिखेंगे। मैनुअल कैसे करेंगे? डेटाबेस सर्वर पे जाएंगे, MySQL अभी हमें क्या कर रहा है? यूजर इंटरफेस दे रहा है। वहाँ पे मैनुअली हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस, मैनुअली हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से पहले मैनुअल करेंगे, मैनुअल ईजी होगा। उसके बाद फिर हम सिंटेक्स लिखेंगे। सिंटेक्स मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे, मतलब SQL टर्मिनल पे हम कमांड लिखेंगे। हाँ, अब कमांड क्या होता है और मैनुअल क्या होता है वो समझिए। जैसे मैंने अभी बात क्या किया मैनुअल का, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? DBS में जाना पड़ेगा, डेटाबेस सर्वर में। वहाँ पे हम क्या करेंगे? डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे? वैल्यू इंसर्ट करेंगे। फिर वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हम वैल्यू को क्या करेंगे? फेच करेंगे। ठीक है। अब मुझे अगर डिलीट करना है टेबल तो हम, मतलब अगर वैल्यू हमने डाला है तो उसको हम एडिट भी करेंगे, एडिट वैल्यू, डिलीट भी करेंगे, डिलीट वैल्यू। हम अगर टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल भी डिलीट कर सकते हैं, टेबल डिलीट। अगर मुझे डेटाबेस डिलीट करना है तो हम डेटाबेस भी डिलीट कर सकते हैं। अगर एडिट करना है तो हम एडिट भी कर सकते हैं। किसी नंबर ऑफ कॉलम को अगर एडिट करना है तो हम इसको भी एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस मैनुअल कर सकते हैं हम, और ये सारे प्रोसेस हम कमांड लिखकर भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो DBS में जाके एक ऑप्शन मिलेगा हमें, डेटाबेस का हम नाम लिखेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस हमारा बन जाएगा। जैसे इन्फोकोड का डेटाबेस बनाना है, इसमें लिखेंगे इन्फोकोड क्रिएट,
बन गया। हाँ, इन्फो कोड लिखेंगे, यहाँ पे एक बटन होगा क्रिएट, प्रेस करेंगे, बन गया डेटाबेस। तो वो मैनुअल होगा। सिंटेक्स कैसे होगा? सिंटेक्स लिखेंगे क्रिएट स्पेस डेटाबेस और डेटाबेस का नाम इन्फो कोड और सबमिट करेंगे। ये कमांड हमारा एसक्यूएल टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होगा और हमारा इन्फो कोड का डेटाबेस बन जाएगा। अब उसी तरीके से अगर इस डेटाबेस के अंदर, इन्फो कोड डेटाबेस के अंदर हमें एक टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय का, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एम्प्लॉय टेबल का नाम लिखेंगे, कितने रो चाहिए, मतलब कितने कॉलम चाहिए उसमें, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कॉलम देंगे और सबमिट करेंगे, टेबल हमारा बन जाएगा। उस टेबल में हमें बताना पड़ेगा कि कॉलम का नाम क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का डेट ऑफ जॉइनिंग, वो सारा डाल के उसमें हम उसका टाइप देंगे। हाँ, मतलब कैरेक्टर होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डेट होगा, वो टाइप देंगे। टाइप देने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू देंगे, साइज, कि अगर हम जैसे अगर नेम है तो नेम में हमने दे दिया वैर कैर, तो इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, अगर जो आप नाम लिख रहे हैं वो कितना बड़ा कितना छोटा होगा उसके साइज पर डिपेंड करेगा। अगर आपने दे दिया 5 तो 5 से बड़ा लिखेंगे तो लेगा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम वहाँ पे टेबल भी बना सकते हैं। और फिर ये हुआ मैनुअल, और फिर इसी को हम कैसे करेंगे, सिंटेक्स के साथ। तो सबसे पहले हम मैनुअल सीख लेते हैं, उसके बाद फिर कैसे करेंगे, कमांड के साथ। ठीक है, समझ में आया?